फिर से स्वागत है आपका। आप सीधे रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां बारिश का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं जलभराव और नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मानसून की सक्रियता से जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार बारिश के कारण जलभराव और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी है, जिसको लेकर अब जनजीवन भी प्रभावित और साथ ही यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है। बता दें कि आज देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नैनीताल से हमारे संवाददाता राकेश जोशी जुड़ गए। सीधे उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो राकेश, किस तरह के हालात इस वक्त उत्तराखंड में और खासतौर पर नैनीताल में नजर आ रहे हैं इस मूसलाधार बारिश के बाद? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 48 घंटे उत्तराखंड के लिए बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा 48 घंटों का अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पे 5 जिलों में, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों के जो जिले हैं और जो मैदानी इलाकों के जिले हैं, इस कुल मिलाकर 5 जिलों में मौसम विभाग के द्वारा ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए आज जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है। आने वाले यानी कि आज 9 और 10 तारीख को भारी मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हालांकि पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, सुबह से ही उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही हल्द्वानी की अगर मैं बात करूं तो हल्द्वानी में भी सुबह से मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। तमाम जो नदी नाले हैं वो कहीं ना कहीं उफान पर आते हैं और अमूमन ये देखा भी जाता है कि उत्तराखंड में जिस वक्त मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है तो लगातार जो नदी नाले हैं वो कहीं ना कहीं उफान पर रहते हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जिला अधिकारियों को और संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, यानी कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपदा को देखते हुए, क्योंकि हर वर्ष ये देखा जाता है पहाड़ों में पहाड़ दरकने जैसी घटनाएं और चट्टाने खिसकने जैसी घटनाएं, मलबा आने से पूरी जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है, जिसको देखते हुए इस बार भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये मानसून की शुरुआत है और उत्तराखंड में आने वाले 48 घंटों के लिए बेहद ही चिंताजनक जिस प्रकार मौसम विभाग के द्वारा ये बताया गया है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन और लगातार जो नदी नालों के किनारे बसे हुए लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आ रहा है। राकेश, लगातार ये बातें सामने, आपने नदी नालों के उफान पे होने की बात की, तो गौला नदी जो है वो जब भी मूसलाधार बारिश होती है, कहे हम बारिश की संभावना जब उत्तराखंड में बनती है, तो हल्द्वानी हो चाहे गौलापार हो, वहां का जनजीवन है वो काफी हद तक प्रभावित होता है गौला नदी के उफान। तो इस वक्त किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये हमेशा देखा भी गया है और हर वर्ष जब मानसून पूरी तरीके से सक्रिय रहता है और खासतौर पे जब
पहाड़ों में अधिक बारिश देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख जो दो नदियां हैं, एक गौला नदी और एक नंधौर नदी, तो ये दोनों नदियां अपने उफान पर रहती है। और इस वक्त हालांकि अभी नंधौर नदी की बात कर ले या फिर गौला नदी की बात कर ले जो कुमाऊं के प्रवेश द्वार में है, हालांकि अभी इस नंधौर नदी और गौला नदी में कोई पानी का फ्लड नहीं आया है, लेकिन अभी 48 घंटे जिस प्रकार मौसम विभाग के द्वारा पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो इसको देखते ही अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जिस पहाड़ में अगर बारिश अधिक मात्रा में हो गई तो ये गौला नदी और नंधौर नदी भी अपने उफान पर रहती है। अगर मैं गौला नदी और नंधौर नदी की किनारे में जो बसे हुए लोग हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो यहां लगातार हर वर्ष लोगों की जमीनों का भू कटाव इस गौला नंधौर और जो नदी का जो जल स्तर बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं जो किसानों की भूमि है जो लगातार जो है हर वर्ष कटते हुए दिखाई देती है। और इस बार भी हालांकि जो विभाग के द्वारा लोगों की किसानों की जमीन बचाने के लिए जो ब्लॉक्स और जो पेचिंग्स जो बनती थी वो बनाए गए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी मानसून जब पूरी अपनी चरम सीमा पर आ चुका है उसके बाद ही इस पेचिंग कार्य का जो टेंडर है वो किया गया था। जिस प्रकार लगातार नंधौर नदी की अगर मैं बात करूं तो लगातार यहाँ के जो किसान है वो हर वर्ष अपनी मांग को लेकर शासन प्रशासन तक मानसून से पहले ही तमाम प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन ये जिस वक्त मानसून अपनी चरम सीमा पर रहता है उसी वक्त जो संबंधित विभाग है उनकी कहीं ना कहीं नींद खुलते हुए नजर आती है। तो ऐसे में अभी मानसून तो अभी ये शुरुआत है उत्तराखंड के लिए और यह हर वर्ष देखा भी जाता है कि जिस वक्त गौला और नंधौर नदी अपने उफान पर रहते हैं तो किस प्रकार जो किसानों की जमीनों का भू कटाव निरंतर होते हुए दिखाई देता है। राकेश, जिस तरह से आपने बताया कि जैसे मानसून की शुरुआत होती है तो प्रस्ताव जो है वो जनता द्वारा प्रशासन को दिया जाता है, लेकिन अगर हम नैनीताल की बात करें या हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड की जो समस्या है वो अक्सर बनी रहती है इस मानसून के मौसम में। तो इसके लिए प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां इस बार की हैं? बिल्कुल हिमानी जी, देखिए उत्तराखंड में अमूमन ये हर वर्ष देखा जाता है जिस वक्त मानसून पूरी तरीके से रहता है अपने चरम सीमा पर, और अभी तो मौसम विभाग के द्वारा ये 48 घंटों का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले समय में अभी पूरा जो मानसून का जो सीजन है वो पूरी तरीके से अभी सामने है। तो इसके लिए लगातार हर वर्ष ये दावे जरूर किए जाते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार लैंडस्लाइड और पहाड़ दरकने जैसी घटनाएं हर वर्ष होती है और तमाम जो दर्दनाक हादसे भी देखने को मिलते हैं। हालांकि हर वर्ष जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि पहाड़ को दरकने से बचाया जाएगा, पहाड़ को खिसकने से बचाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब मानसून अपनी चरम सीमा पर दस्तक देता है तो ये सारी जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं धरे के धरे दिखाई देते हैं। और उत्तराखंड के अगर मैं हल्द्वानी जो महानगरों में एक आता है वहां की अगर बात करूं, अभी पहली बारिश में ही वहां तमाम जो ऐसी जगह है, चाहे वनभूलपुरा क्षेत्र की बात कर ले या फिर उत्तर उजाला एक जगह पड़ती है वहां की बात कर ले, वहां अभी से ही जो नगर निगम की पोल खुलते हुए नजर आ रही है। पहली बरसात में ही जो नदी जो नाले है, जो वहां के जो नाले है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं, लोगों के घरों में पानी जाना शुरू हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसून आने के बाद ही जो संबंधित विभाग है वो कहीं ना कहीं जागते हैं, जिसका खामियाजा तमाम जो आम जनता है उनको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल राकेश, अब देखना होगा, काफी अहम हो जाता है कि मानसून के इस दौर में किस तरह के जो प्रशासन है वो किस तरह की तैयार करता है और क्या कुछ इस मानसून में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हरिद्वार से खबर सामने आ रही है जहां भारी बारिश को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए हरिद्वार जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, निजी स्कूलों और कॉलेजों में एक दिन का अवकाश भी घोषित किया गया। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकी और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और इसी बीच मसूरी में बुधवार शाम तेज बारिश के बीच अपर माल रोड के पास एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। पेड़ की चपेट में एक कार और 3 स्कूटी आ गई, लेकिन उस समय कोई वाहन में नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। पेड़ गिरने से सड़क पर यातायात रुक गया और वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पेड़ को काट कर हटाया और रास्ता एक बार फिर से खोल दिया। अधिकारियों ने लोगों से बारिश में पेड़ों और पहाड़ी इलाकों के पास सावधानी बरतने की अपील की है। रोड बाधित था, तो जैसे हम सूचना प्राप्त हुई अपने फायर यूनिट के साथ में जो हम यहाँ मौके पर पहुँचे, हमने देखा 2 स्कूटी और एक कार के ऊपर पेड़ गिरा था।
फायर सर्विस ने वुडन कटर की सहायता से जो है पेड़ को छोटे टुकड़े में काट कर रोड किनारे किया है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां उत्तराखंड बना है देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य। बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए सामने आ रही, जहां राज्य ने 98.7% साक्षरता दर हासिल की है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड ने अपने नाम की है। मुख्यमंत्री धामी ने इस पर खुशी जताई है। वही उल्लास कार्यक्रम से साक्षरता बढ़ने की बात कही गई। बता दें कि शिक्षा क्षेत्र में उत्तराखंड ने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। अब उत्तराखंड ने 98.7% साक्षरता दर हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को राज्य के लिए गौरव और मील का पत्थर बताया। अब राज्य में निरक्षर लोगों की पहचान कर उन्हें साक्षर बनाने का अभियान भी चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर उत्तराखंड की शिक्षा नीति से जुड़ी हुई सामने आ रही, जहां उत्तराखंड को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। चलिए इसी खबर पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो प्रवीण, किस तरह से उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है, कितना गौरव का पल उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड अब एक मिसाल के तौर पर पूरे देश के सामने प्रदर्शित हुआ है। निश्चित तौर पर पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने को लेकर उनको हरी झंडी दी गई थी और 98.7% साक्षरता दर जो है की गई है राज्य की। और इस तरह से देखें तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम के बाद उत्तराखंड जो है 6वां पूर्ण राज्य घोषित हो गया है। सरकार के द्वारा एक जो कार्यक्रम चलाया गया था उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसके तहत जो है गणना की गई थी कि 7 वर्ष से ऊपर के जो राज्य में 23,46,000 जो आबादी है, उसमें से 1,31,986 जो लोग निरक्षर पाए गए थे, जिसको साक्षर बनाया गया। उसके बाद सरकार ने ये घोषणा कर दी है। तो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और काफी तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और पूर्ण साक्षर होने के बाद जो है एक अपना आप कह सकते हैं राज्य के लिए मील का पत्थर है ये विकास के क्षेत्र में। प्रवीण, जिस तरह से अब जो लगभग 2% से कम लोग जो निरक्षर रह गए, उनके लिए किस तरह से जो है वो योजनाएं बनाई जाएंगी, उनको भी शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया जाए? सरकार उनको भी चिन्हित कर चुकी है और जो है 6 वर्ष से के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया, 7 वर्ष से ऊपर के लोगों को शामिल किया गया है। अब सरकार की कोशिश है कि 6 वर्ष तक पहुंचा जाए और जो बाकी जो है 100% 100% आबादी को साक्षर किया जाए, इसके तहत सरकार आगे बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रवीण कुमार, उत्तराखंड से स्टेट हमारे साथ जुड़े थे और एक अहम जानकारी शिक्षा नीति को लेकर हमारे साथ साझा की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर धाम में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी का मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। भैरव सेना ने दान चोरी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामले के बाद बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सख्त कदम उठाते हुए दान राशि की गणना से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पारदर्शिता के लिए देवस्थानम बोर्ड की आवश्यकता बताई और निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगातार इस पर कार्रवाई की बात की है और भैरव सेना ने भी अब मंदिर में दान चोरी मामले पर कई सवाल उठाए। देश भर में इस वक्त मंदिरों से दान चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने और कई आरोप अब मंदिरों पर लगते हुए नजर आ रहे। इसी बीच बद्रीनाथ में भी इस तरह दान चोरी के आरोप लग रहे, जिसके बाद अब जांच शुरू कर दी गई और साथ ही दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बात है, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो
काफ़ी समस्याओं का समाधान वो समय पर किया जाता है। मंदिर समिति और जो तमाम जो मंदिर उससे जुड़े हुए हैं, लगभग 50 के आसपास मंदिर हैं, उन सब का पुनरुद्धार भी होता, जीर्णोद्धार भी होता और वहाँ पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी वहाँ पर उपलब्ध कराई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चंपावत से, जहां कांग्रेस ने मंदिरों के चढ़ावे और चंदे में कथित गड़बड़ी को लेकर अब बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालय स्थित न्यायकारी गोलजू मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और मंदिरों के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। अब कांग्रेस नेताओं ने मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और वहीं बीजेपी की ओर से इन सभी आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जिसके बाद अब कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। 14 से देखने को मिल रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है तब से लेकर आज तक लगातार हमारे मंदिरों में चोरी की घटनाएं आ रही हैं, जैसे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, और अब देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, आरएसएस के लोगों द्वारा राम मंदिर में चोरी की घटना की गई है, जो काफ़ी शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आम जनता भी लगातार इस मामले को लेकर हर समाज में, हर जगह इस चीज़ की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के नाम पर इस देश में हमेशा काम करते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, लेकिन उसी मंदिर से आज उसी मंदिर के जो कि इस दरबार पर एक न्याय की अर्जी है और उपवास में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक ऐसी निकम्मी सरकार जिसके लोग पहले चंदा मांगते हैं, उसके बाद उसी चंदे की चोरी करते हैं। केदारनाथ में इन्होंने 200 किलो सोना चोरा और आज 200 करोड़ लगभग इन्होंने राम मंदिर के नाम पर जो चोरी कर रखी है। इसलिए अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में अब एसआईटी गठित कर दी गई है। डीएसपी मदन बिष्ट के नेतृत्व में अब जांच शुरू कर दी गई और मंदिर समिति से सीसीटीवी फुटेज भी मांग लिए गए। बता दें कि घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच में इस वक्त एसआईटी की टीम जुटी हुई है और प्रमोद नोटियाल के खिलाफ भी अब मामला दर्ज हुआ है। सबूत और गवाहों के आधार पर जांच जारी है और चोरी मामले में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और लगातार जो है वो जांच जारी। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच के लिए अब पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। डीएसपी मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में टीम ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मंदिर समिति से सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारियां मांग ली हैं। अब पुलिस सबूतों और गवाहों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। बता दें कि मंदिर समिति की शिकायत पर व्यक्तित्व सहायक प्रमोद नोटियाल के खिलाफ बद्रीनाथ थाने में मामला भी दर्ज किया गया था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब राजनीतिक रंग भी पकड़ रहा है। कांग्रेस ने राज्य सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि चारधाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए चढ़ावे के रखरखाव और लेखा जोखा में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विपक्षी विधायकों को शामिल कर एसआईटी गठित करने और साथ ही मामले की पारदर्शी जांच कराने की मांग उठाई है। मैं चाहता हूं कि 3 जजों की, सिटिंग जजों की एक कमेटी बने, वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। दूसरी बात, नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है, माननीय पर्यटन मंत्री, धर्मस्व मंत्री की बनती है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप, उसके सीने पे, उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी ले लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। और एक कर्मचारी जो बाबू के तौर पे है, वहाँ पे जो 2800 ग्रेड का बाबू है, उस पे आप केवल उसका निलंबन करने से आप पाक साफ नहीं हो जाते हैं। यदि आपके संरक्षण में लगातार 5-6 सालों से इस तरह के भ्रष्टाचार हमारे पवित्र धाम आ रहे हैं, तो बहुत से सवाल तो ऐसे हैं
ये प्रश्न भी ये तब उठा है कि किसी तटस्थ व्यक्ति ने इसका उजागर किया, और ऐसे बहुत से सवाल हैं। मंदिर समिति में जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको कुछ बोलने के लिए इस पर शब्द नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नीयत रखते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को देहरादून से उठाकर वहां भेजा अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में, और वो व्यक्ति गलत काम में पाया गया, तो ये निश्चित है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जवाबदेह हैं इसके लिए। मणिपुर के उखरूल जिले में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए असम राइफल्स के वारंट अधिकारी बलवंत सिंह खेतवाल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के तुपेड़ गांव के निवासी थे। उनके निधन की खबर से गांव और परिवार में शोक छा गया। 6 भाइयों में 5वें बलवंत सिंह वर्ष 1991 में असम राइफल्स में भर्ती हुए थे। 35 वर्षों की सेवा में उन्होंने कई कठिन क्षेत्रों में जिम्मेदारी निभाई और वारंट अधिकारी बने। वर्ष 2000 में उनका विवाह संगीता देवी से हुआ था। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। उनके बलिदान पर पूरा उत्तराखंड गर्व और श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई महिला हत्याकांड के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को आरोपी के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। आरोपी भागने लगा, तभी पुलिस ने कार्रवाई की और उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला मेला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी इस मामले में वांछित था और उसकी तलाश काफी समय से की जा रही थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। देखते रहिए TNP न्यूज़।